हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। आप सभी कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ और आशा है कि आप सब भी अच्छे होंगे। कल मैंने 19 ऑफ मार्च को आप सबके लिए एक वीडियो प्रिपेयर किया था, जहां पे ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, एक एफर्ट है कि आप यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी फिर से इस वीडियो के साथ, आप देख सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी और जो फ्रेशर्स नहीं हैं उनके लिए भी एक स्ट्रेटेजी बन सकती है, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि मुझसे पहले पूछा गया था, उनके लिए भी एक स्ट्रेटेजी बन सकती है। जरूर देखिएगा। आज के मेन आर्टिकल्स में है नो केस फॉर डिस्कशन, जहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर के जो गवर्नर रोल है उसको लेकर के हमारे सीजेआई ने एक रिमार्क दिया है, उसके लिहाज से एक आर्टिकल इसको हम जरूर देखेंगे। ये जीएस2 को कवर करता है। साथ ही साथ और भी आर्टिकल्स है टोक्यो आउटरीच, जिसमें पीएम किशिदा आए हैं। जापान के पीएम जो है वो यहाँ आए हुए हैं दिल्ली, तो उनके लिए एक आर्टिकल बनेगा। न्यूज अभी इसमें और आएगी, डिस्कस तो ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो पहला आर्टिकल हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ सकते हैं, अपने नॉलेज को क्लियर कर सकते हैं, और आगे से आर्टिकल्स बनेंगे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको थोड़ा आज अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिन्यूइंग अ प्लेज। यही जो हमारे फूमियो किशिदा साहब है, जो जापान के पीएम यहाँ आए, उनके ऊपर आर्टिकल, उसको देखेंगे। और डीआईएम आउटलुक में जो इन्फ्लेशन डेटा है वो दिया हुआ, डिस्कस पहले भी हम कर चुके हैं, इसके लिहाज से एक और आर्टिकल है, उसको देखेंगे। तो तीसरा आर्टिकल ये बनेगा। और दूसरा जो ये वाला आर्टिकल है वो आईआर वाला पोर्शन आपका कवर करता है, करेगा जीएस2 में। और जीएस3 में स्ट्रेट अवे इन्फ्लेशन का डेटा है, और साथ ही साथ ये बताने का तरीका है गुलाटी साहब का कि इन्फ्लेशन को कैसे और कवर किया जा सकता है। एक आर्टिकल है ये भी पास्ट एंड फ्यूचर में स्टोर में, जिसमें गोमटेश्वर की जो मूर्ति है कर्नाटका में, उसके ऊपर उन्होंने काफी चीज मेंशन की है कि उनकी वो जो मूर्ति के इक्विवेलेंट कोई और मूर्ति बन सकती है, जो एक पॉलिटिक्स का दायरा है। और ये जो भी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि एक जायंट मूर्ति बना करके एक अपने आप को ऊंचा दिखाने वाली पॉलिसी। तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी, आप चाहे उसे पढ़ सकते हैं और अपना जीएस1 में कल्चर वाला पॉइंट इससे क्लियर कर सकते हैं। काफी फैक्चुअल डेटा भी है कि कौन सी मूर्ति कहाँ है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट कौन सी है, हम्पी का नाम है कर्नाटका में जो है, तो फैक्चुअल है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। एस वाई कुरैशी साहब कहते हैं वेदर इन महाराष्ट्र और झारखंड, चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड, गवर्नर्स आर अनइलेक्टेड, दे मस्ट स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। अनइलेक्टेड का मतलब क्या है? उनका कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, राइट, ऑब्वियसली, एंड दे मस्ट स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, और उनको पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, पर जब भी आप ध्यान दीजिए, ऐसे कोई भी जब आर्टिकल छपता है तो वो कोई भी आर्टिकल आपके संविधान का पार्ट नहीं होता है, वो उनकी पर्सनल ओपिनियन होती है, राइट। तो हमको जो भी आर्टिकल पढ़ना है, जो भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ अपनी ओपिनियन को दुरुस्त करने के लिए पढ़िए, ना कि किसी को साथ देने के लिए। तो अपनी ओपिनियन खुद बनाइए। Now वो कहते हैं institutional safeguards are needed to ensure that governors do not cross the lines drawn by the constitution। क्लियर है? तो बहुत क्लियर है। संविधान में लिखा हुआ है कि गवर्नर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, हमेशा पीएम और उनकी मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करेगा, राइट, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो। लेकिन अभी समय में देखा गया है कि गवर्नर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और पहले भी ऐसा रहा है, तभी उनको सेंटर का एजेंट बोला जाता है। इस पे सवाल भी आया है यूपीएससी में। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि प्री के पर्पज से सवाल बन सकता है गवर्नर्स के पावर्स को लेकर के, जिनके डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या क्या हैं, और साथ ही साथ उनके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, सब आ सकता है। बेसिक तो आप प्री पूछ सकते हैं, और मेंस में सवाल उठ सकता है कि प्रेजेंटली जो डेमोक्रेसी के हिसाब से डिस्क्रिशनरी पावर्स के दिमाग को रखते हुए गवर्नर्स काफी ज्यादा एक्टिवली परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो अलाउड नहीं है संविधान के आधार पे। ठीक है, तो बैकग्राउंड ये लेते हैं। तो हुआ क्या, एक्चुअली एक रिमार्क आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, महाराष्ट्र एमएलए प्रोसीडिंग क्या हो रही थी कि और डिस्क्वालिफिकेशन हुआ महाराष्ट्र के एमएलएस का। ठीक है, पहले की न्यूज है, और उसके ऊपर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने और 5 जजों की बेंच ने इस बात को रिमार्क दिया कि अबाउट द रोल एंड पावर ऑफ द गवर्नर। आप चाहे तो इसका रोल एंड पावर देख सकते हैं, अभी नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे हम देख सकते हैं कब किसी और सेशन में, फिलहाल हम आर्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो रोल पावर्स अभी मैं नहीं जा रही हूँ ना। तो रोल पावर्स के ऊपर रिमार्क दिया हमारे चीफ जस्टिस साहब ने। इन द कोर्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट द सीजीआई सीवियरली क्रिटिसाइज्ड महाराष्ट्र's गवर्नर्स एक्शन एंड रेज क्वेश्चन अबाउट द लेजिटिमेसी एंड लिमिट्स ऑफ गवर्नर्स रोल। मतलब सवाल भी किया और लेजिटिमेसी भी पूछी कि उनके रोल का क्या सिग्निफिकेंस है, कितने वो लेजिट है। ठीक है, सीजीआई ऑब्जर्व दैट द गवर्नर शुड नॉट एंटर द पॉलिटिकल एरेना। ठीक है, उसको पॉलिटिकल एरिना में नहीं आना चाहिए किसको, गवर्नर को। एडिंग दैट अ गवर्नर कैन नॉट एंटर इनटू एनी एरिया बाय व्हिच हिज एक्शन कुड प्रिसिपिटेट द फॉल ऑफ अ गवर्नमेंट। मतलब ऐसे किसी भी एक्शन में नहीं आना चाहिए जहां से ऐसा लगता हो, प्रतीत होता हो कि गवर्नमेंट के गिरने का कारण बन सकता है या एक्शन हो सकता है। And that unless this principle is maintained, it would be very very serious for our democracy। क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा है
कि गवर्नर का जो है डिसीजन लेने का सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है एडवाइजरी, जब उनको एडवाइस किया जाए तभी वो ऐसा करेंगे, राइट। तो फिर अकेले इंडिविजुअली वो एक्शन कैसे ले सकते हैं, इसी के ऊपर सवाल है। और हमारी डेमोक्रेसी की जो मेन बुनियाद है उस पर भी सवाल उठता है कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है गवर्नर्स के द्वारा। नाउ वी ओनली हैव टू टेक वेरी रिसेंट केस। यहाँ पे अभी आर्टिकल जो राइटर है वो कहते हैं कि अभी रिसेंट केस हुआ था आर.एन. रवि का, तमिलनाडु गवर्नर जो है, जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक पार्ट अपनी स्पीच का नहीं पढ़ा था, और ऐसा पहले भी हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के पूरा का पूरा जो डेटा था, जो बोलने वाला स्पीच था, वो उसको हटा दिया। साथ ही साथ डिविडेंड मॉडल जो उनका है उसको भी उन्होंने उसको रिग्रेसिव पॉलिटिक्स कहा, जो फॉलो करना चाहते, तब तमिलनाडु की सरकार फॉलो करना चाहती है। और साथ ही साथ जब वो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब भी सेंटर और स्टेट में झगड़ा हो तो आप हमेशा सेंटर को ही सपोर्ट करिए, ये उन्होंने अपनी बात बोली, ठीक है, दैट इज फाइन। लेकिन जब इस बात को आप बोलते हो तो आप एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। तो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि आप नॉन पार्टिजन कैन नॉट फंक्शन इन अ वे दैट precipitates a crisis and leads to the toppling of duly elected government। मतलब आप एक संकट की तरह किसी चीज को टॉप पे ना लेके जाए, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है आपके आधार पे आपको लेकर के चलती है। याद रखिएगा कि जब भी गवर्नमेंट की बात होती है तो सेंटर में कौन होता है, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर होता है। उसके साथ दो चीजें और होती है, एक तो होता है सीएम और एक होती है सीएम की काउंसिल या कैबिनेट, आप कह सकते हो मंत्रिमंडल, ठीक है। ये दोनों ये चीजें मिल करके एक सरकार बनाती है। ऐसा नहीं गवर्नर अलग चलेगा सीएम अलग चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नर और सीएम आपस में ही एक गवर्नमेंट है, और सेम स्ट्रक्चर हमारा सेंटर में भी है। यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाएगा, यहाँ पे सीएम आ जाएगा, यहाँ कैबिनेट आ जाएगी, राइट। तो जब कहते हैं गवर्नमेंट तो मतलब आपका उस गवर्नमेंट में फेथ नहीं तभी आप ऐसा कर रहे हो, पर ऐसा अगर है तो पूरी गवर्नमेंट में ही फेथ नहीं है लोगों का, तो ये एक क्राइसिस की घटना बन जाती है, ठीक है। तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि इस केस में आप किसी चीज इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर कोई समस्या क्रिएट करते हो ना। देखिए फर्दर मोर बीइंग एन एग्जीक्यूटिव अपॉइंटी द गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले इन लेजिस्लेटिव इश्यूज, और लेजिस्लेटिव इश्यूज में गवर्नर का कोई रोल प्ले करने के लिए नहीं है। एंड इफ एट ऑल ही डज, we need to delineate the circumstantial constraints and exceptions that will legitimately allow his interference। क्लियर है। अच्छा, अब हुआ क्या एक्चुअली कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जब एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करने की बात हुई तो डिस्क्वालिफिकेशन पे भी एक सवाल बन सकता है। याद दिला दूं मैं आपको, पहले मैं बता चुकी हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन के सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, क्या नियम कायदे कानून डिस्कस मैं कई बार कर चुकी हूँ, आप इसको ध्यान दीजिए, प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, GS2 के लिए और प्री के लिए भी। तो जिसमें आपका दल बदल कानून जो आपका सेक्शन 10 है, शेड्यूल 10, सॉरी माय मिस्टेक, शेड्यूल 10 है, वो आप जरूर देखिएगा, दल बदल वाला, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक्ट ऑफ द गवर्नर कीपिंग टू हिमसेल्फ द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज अ मिस्ट्री, ठीक है। इफ इलेक्शन कमीशन फाउंड सोरेन गिल्टी ऑफ होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, द गवर्नर शुड हैव लॉस्ट नो टाइम इन सैकिंग हिम। और ये झारखंड के जो फिलहाल महाराष्ट्र के गवर्नर बन चुके हैं, उसके महाराष्ट्र क्राइसिस सब जुड़ाई, उसके बाद जो गवर्नर बन चुके हैं झारखंड के सोरेन साहब, उनके ऊपर ये बात थी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के एक वर्डिक्ट को, रिपोर्ट को अपने पास रखा और ये कहा कि हम उसके ऊपर वो सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली कि इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात को सामने रख सकता है, और संविधान ने उसको पूरा अधिकार दिया है कि उसको रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सकता है, गवर्नर उसको रोक नहीं सकता। लेकिन गवर्नर ने ऐसा किया और उनके इस एक्ट के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को उन्होंने सीख किया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको मिले। लेकिन वो एक सवाल उठाते हैं आर्टिकल राइटर कि इस केस में आर्टिकल 192(2) का हनन होता है, जहां पे गवर्नर इस तरह का कोई स्टेप नहीं ले सकता। All this political drama would have been avoided if the governor had not kept EC's opinion close to his chest. It was not his personal properties to sit over. Article 192(2) clearly says that the governor shall act according to the opinion. By not acting, he was clearly in the violation of the constitution. मतलब आपको कोई भी रिपोर्ट रोकने का अधिकार नहीं है, स्पेशली इलेक्शन कमीशन, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई ऐसे हार्ड डिसीजन नहीं लिया, वरना उनकी जो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली सिस्टम को वहीं पे रोक दिया जाता, और उस केस में उसको जो सेक्शन की अवहेलना झेलनी पड़ती, वो कह रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअली
कि गवर्नर्स कुछ ज्यादा ही आगे चल के काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, नाउ इसके हवाले से वो कहते हैं कि सरकारी कमीशन बना 83 में, उसमें भी बात को कहा गया, एग्जामिन किया गया था, द रिलेशनशिप एंड द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैड रिकमेंडेड द फॉलोइंग ऑर्डर टू बी फॉलोड बाय अ गवर्नर इन केस ऑफ हंग असेंबली। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि रिकमेंडेशन उनकी ये थी कि गवर्नर को क्या करना है, ऑर्डर टू बी फॉलोड बाय अ गवर्नर इन केस ऑफ हंग असेंबली, कोई भी सिचुएशन में जहां पर पूर्ण रूप से बहुमत नहीं है। हंग असेंबली का मतलब हुआ जहां पर कुछ चीजें उन्होंने मेंशन यहाँ पे की, पढ़ाते भी आपको। वंस एन अलायंस ऑफ पार्टीज, वो कौन कौन सी हंग असेंबली हो सकती है? नंबर 1, एन अलायंस ऑफ पार्टीज दैट वाज फाउंड प्रायर टू द इलेक्शन, अलायंस, ठीक है, गठबंधन की पार्टीज। 2, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टीज टेकिंग अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर होगी तो उसका बहुमत होगा, with support of others including independents। there 3, a post electoral coalition of party, और जब चुनाव हो जाए तो जो पार्टियों का गठबंधन हो वो with all the partners in the coalition joining the government। 4, a post electoral alliance of the parties, और चौथा क्या है? पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस, मतलब गठबंधन चाहे चुनाव के पहले हो बाद में हो, सबसे बड़ी पार्टी का अपने चुनाव बहुमत लेकर के आए, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बैलेंस क्रिएट करना है स्टेट और सेंटर के बीच में, ये गवर्नर का काम है। लेकिन ये भी वो जो मेन रोल है, ये डिस्क्रिशनरी पावर्स में एटमोस्ट नहीं है, उसके ऊपर इतनी पावर नहीं है कि वो खुद जाकर के किसी गवर्नमेंट को, किसी एमपी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करे, या अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो रिपोर्ट को हैक कर ले या रिपोर्ट को अपने पास जब्त कर ले, इसी में किया उन्होंने, इसी की रिपोर्ट को जब्त कर लिया। तो ये सब राइट्स नहीं है गवर्नर के। विद सम ऑफ द पार्टीज इन द अलायंस फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट एंड द रिमेनिंग पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, उसके साथ 2 डेकेड्स लेटर पुंछी कमीशन की रिपोर्ट 2007 में आई। अच्छा, ये जो रिपोर्टें हैं ना, सरकारिया और पुंछी दोनों पूछी गई हैं, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। Now reiterated the recommendations, but successive government have not bothered to take it seriously। लेकिन जैसे कि होता है अक्सर कि कमीशन सलाह देते हैं, उसको ठीक तरीके से अप्लाई नहीं किया जाता, पर अगर अप्लाई किया जाए तो जो ये डिस्प्यूट है इस पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। और खैर ये तो मैं कई बार देख रही हूँ कि मेंशन तो किया जाता है, बहुत डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिखे गए हैं गवर्नर्स को क्या करना है क्या नहीं करना है। इवन देन जो हमारे लोकसभा के पहले सेक्रेटरी रहे हैं और जो हमारे स्पीकर्स रहे हैं पुराने लोकसभा के, उन तक ने इस बात को क्लियर किया है एक्सपीरियंस लोगों ने कि कहीं भी गवर्नर को एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसको सलाह पे काम करना है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर भी एक डिस्कशन अभी जो चल रहा है चलता रहेगा। तो आर्टिकल्स आप रखते चलिए अपने पास, GS2 में इसको ऐड करते चलिए और पुराने साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करते चलिए, इस पे सवाल बनना तय है। नेक्स्ट आर्टिकल है अशोक गुलाटी राइट्स व्हाई आरबीआई शुड रेजिस्ट फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक्स। अच्छा, अभी तक की घटना ये रही है कि आरबीआई को जब भी इन्फ्लेशन से लड़ना होता है तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाइक कर देते हैं। बढ़ाने से क्या होगा, जो मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा है वो आरबीआई गिरफ्त में आ जाएगा, इन्फ्लेशन कम होगा। लेकिन देखा ये जा रहा है कि बहुत समय से ऐसा हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन पे फर्क कोई खास नहीं पड़ रहा है। और जब इन्फ्लेशन की बात हो रही है तो सीपीआई की बात हो रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है। डब्ल्यूपीआई में तो काफी कुछ बेटरमेंट है, सब्जियों के रेट में कुछ बेटरमेंट रहा है डेटा के हिसाब से, पर सीपीआई में ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं। India needs to navigate the inflation and growth puzzle carefully. Much of our food inflation is a supply side phenomena and tightening monetary policy further may not success in taming inflation। इसी बात तो कहते हैं वो। नाउ क्या रहे हैं कि हिंदू अभी फिलहाल का डेटा जो आया है, जो हमारा जीडीपी का नंबर आया है वो कुछ बेटर रहा है। क्यों बेटर रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पर हम लोग ना पहुंच जाए 3.5%। रघुराम राजन साहब ने कहा था कि जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, हम लोग का डेटा जो नंबर है जीडीपी का वो 3.5% पे आ जाएगा जीडीपी का, अगर हम लोग ऐसे धीमे धीमे चलते रहे, बहुत ग्रोथ पीछे आ रही है। बट क्या हुआ कि जब नंबर आए इस साल के फाइनेंशियल ईयर के, अभी फाइनल जो आए वो 6.8 to 7% एज प्रोडिक्टेड बाय द आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, हम लोग हिंदू रेट पे नहीं गए। हिंदू रेट क्या है, राजीव कृष्ण साहब ने इसको डिक्लेयर किया था और ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने इसको कहा था। एक्चुअली उस समय जिस वक्त की ये बात हो रही है 47 to 80 के बीच की बात होती है, जहां पे जीडीपी ग्रोथ काफी स्लो डाउन पे चली गई थी और रिफॉर्म्स होने के बाद 91 के रिफॉर्म्स होने के बाद चेंजेस आए और फिर 6.5% उससे ज्यादा का हमें रेट देखिए। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट बैठता है, GS3 के लिए
और इसके मेन से भी सवाल बन सकता है इन्फ्लेशन के ऊपर, इसमें ये भी आ जाएगा। तो जो ये नंबर था 3.5 का थ्रेशोल्ड जो है हिंदू रेट का, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का, वो टच हमने नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे पक्ष को देखें इन्फ्लेशन फ्रंट पे, तो नंबर्स काफी बढ़िया नहीं। इन्फ्लेशन के नंबर हम बना के अगर चलते हैं 4 से 6% का थ्रेशोल्ड हमारी आरबीआई बना के चलती है, लेकिन अगर आप देखें तो 6.44% ऊपर ही है। और अगर आप बाकी नंबर्स को भी देखें, अगर आप ये कह रहे हैं कि कमोडिटी ग्रुप्स फ्यूल और लाइटनिंग लीडिंग है 9.9% से, क्लोथिंग है 8.8% से, और प्रिपेयर्ड मील्स 8%, मतलब सीपीआई इंडेक्स जो है वो काफी ऊपर जा रहा है, ठीक है, दिखने को मिल रहा है। उसके बाद ये हुआ था कि आरबीआई रेपो रेट शायद बढ़ा सकती थी, ऐसा नंबर आया था, लेकिन फिलहाल अभी टाइटनिंग पॉलिसी में थोड़ा बेटर करने के लिए उन्होंने इस बार के रेपो रेट्स को बढ़ाया नहीं है, मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया है, ठीक है। नाउ समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई इसके अलावा कोई और तरीका है जहां पर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और इंटरेस्ट रेट हाइक ना करे आरबीआई। ये गुलाटी साहब समझाते हैं कि लेट अस लुक एट द फूड इन्फ्लेशन। पहले फूड इन्फ्लेशन को हम देखते हैं क्या है, कि सीरियल्स में जो इन्फ्लेशन है 16.7 का है। व्हीट आटा जो पीडीएस में नहीं है, जो पीडीएस से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उसमें 25.4% का इन्फ्लेशन है। उसके बाद जिसमें हम सीरियल्स, फ्री सीरियल्स हैं जो 5 किलो पर पर्सन मिलता है थ्रू पीडीएस, उसमें ऐसा कोई सिचुएशन नहीं। जो पीडीएस से आपको जो पैसा, जो मतलब अनाज मिल रहा है, उसमें ऐसा कोई इन्फ्लेशन का बात ही नहीं है कि सरकार कम दामों पे दे रही है। तो एक्चुअली देखा जाए जो बढ़त है वो नॉन पीडीएस सिस्टम से मिलने वाले अनाज पे नेचुरल है, क्लियर है। तो जब आपके पास, इसका मतलब आपके पास बफर है, तो कहना क्या चाहते हैं, इट इज बेटर टू यूज बफर स्टॉकिंग एंड ट्रेड पॉलिसीज टू टेम फूड इन्फ्लेशन। मतलब इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग हाइट, जो आपके पास बफर का जो अनाज है, अगर उसको आप मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर दें तो आपको थोड़ी राहत मिल सकती है प्राइसेस में, ठीक है। उसके अलावा ये कहते हैं कि द कमिंग क्रॉप इज रॉबस्ट। अभी आने वाली जो क्रॉप है वो काफी ऊंची, काफी अच्छी बम्पर क्रॉप होने वाली है। और पहले भी अभी देखा था प्याज इतना ज्यादा हो गया था कि वो उसका मार्केट प्राइस ठीक से मिल नहीं रहा है। तो जब आपके पास क्रॉप है, अच्छी होने वाली है, और एफसीआई कह रहा है कि पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कंट्रीब्यूशन बढ़ के आएगा या ठीक कंट्रीब्यूशन है हमारे पास, तो जाके बफर है उसको अगर आप मार्केट में ले आओ सप्लाई साइड में, तो हमारा इन्फ्लेशन कवर अप हो सकता है। क्योंकि हमारे पास जो भी इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड से है, सप्लाई साइड में कमी होने की वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा है, ठीक है, कुछ चीजों में। लेकिन कुछ चीजों में राहत भी, जैसे कि कह रहे हैं कि स्किम मिल्क जो पाउडर है वो 60% प्लस है, जो 10% सेस के ऊपर, जो कि जो अगर ग्लोबल लेवल पे हम सर्च करें स्किम प्राइसेस, एसएमपी का मतलब स्किम मिल्क पाउडर जो होता है, पाउडर को, कि जब आपका प्रोडक्ट, जो दूध का कंजम्पशन जब अवेलेबिलिटी के ऊपर है, तो उसमें क्या करते हैं, स्किम मिल्क पाउडर तैयार करते हैं, उसको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यूज करते हैं कंट्री में। आप ज्यादा ड्राई पाउडर आता है चाय के लिए, दूध के लिए, बच्चों के लिए, वो सब इसी से यूज होता है। तो स्किम मिल्क पाउडर जो होता है उसका जो प्राइसिंग है, एमएसपी प्राइसिंग है, वो क्वाइट अबव है ग्लोबल प्राइसिंग के। मतलब हमारी सप्लाई साइड से दिक्कत है, इस वजह से प्राइस में हाइक है इन्फ्लेशन, सीपीआई के लेवल पे। पर अगर हम देखें तो जो टीओपी वेजिटेबल, मतलब टोमेटो, अनियंस और आलू, जो टमाटर, प्याज और आलू को जो अधिकतर टारगेट पे रहता है, मतलब महंगाई के उस पे, तो इसमें ये नेगेटिव जोन में है। मतलब सब्जियों की ये जो प्राइसिंग है, टमाटर, आलू और प्याज, उसमें बेटर है, उसमें कोई समस्या नहीं, नेगेटिव में चल रहा है वो, तो ठीक है। तो जो मेन समस्या हमारे पास क्या है उन चीजों में जिसपे आपका जो नॉन पीडीएस से जो अनाज मार्केट में है उसमें इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसका मतलब सप्लाई साइड से कोई दिक्कत है। तो जो हमारे पास जो बफर स्टॉकिंग है, तो उसको हम मार्केट में अगर इंजेक्ट कर दें तो ये समस्या सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो इसका नटशेल क्या है कि इन नटशेल इट इज टाइम फॉर द आरबीआई टू पॉज एंड थिंक एंड रेजिस्ट फ्यूचर हाइक्स इन द रेपो रेट, इंस्टेड एडवाइज द गवर्नमेंट टू यूज बफर स्टॉकिंग। तो बफर स्टॉकिंग की सलाह दी इन्होंने यहाँ पे कि अगर बफर स्टॉकिंग हम मार्केट में इंजेक्ट करेंगे तो इन्फ्लेशन जो है आप कंट्रोल शायद कर पाएंगे, और आपको बराबर से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है आरबीआई को वो भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आरबीआई जब भी इंटरेस्ट रेट हाई करती है ना, तो उससे क्या होता है, लोन बहुत महंगा हो जाता है। इन लोन महंगा होने से मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, और अधिकतर जो मार्केट है वो लोन पे ही चलती है, चाहे बिजनेस हो चाहे वो इंडिविजुअल हो। जो ज्यादातर लोन पे ही दुनिया जो चलती है, चाहे हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो और एजुकेशन लोन हो, तो लोन अधिकतर लोग ले रहे हैं, व्हीकल लोन हो, और बिजनेस हाउसिंग में तो होता ही है। तो उस केस में मार्केट में पैसा रहेगा नहीं तो लोग खर्च क्या करेंगे, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा आता है। इसलिए ये एक सलाह है, तो आप इस सलाह को नोट कर सकते हैं, जीएस ट्री में आप इसको तैयार कर सकते हैं। मेरी तरफ से मेरे हिसाब से एक पॉइंटर सही इन्होंने मेंशन यहाँ पर किया है। नेक्स्ट आर्टिकल है रिन्यूइंग अ प्लेज। इस प्लेज में जो अभी हमको पता था कि इंडियन थिंक टैंक है, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, वो एक स्पीच लिख रहे थे हमारे फूमियो किशिदा साहब के लिए कि वो पढ़ेंगे।
आई थिंक उसका कुछ पार्ट है इसके अंदर। तो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा टारगेट है वो जापानीज येन जो करेंसी है जापान की, 5 ट्रिलियन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बनाने की है और फाइनेंसिंग करनी है जापान से इंडिया की तरफ। ये मेन टारगेट है। और इंडिया पैसिफिक रीजन में या इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडिया नहीं, इंडो पैसिफिक रीजन में हम फ्रीनेस चाहते हैं, ओपननेस चाहते हैं, जिसे कहते हैं FOIP, याद रखिएगा, FOIP की पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस साल की प्रेसिडेंसी G20 इंडिया के पास है और G7 की अगले साल के लिए जो चलेगी वो जापान के पास है, तो पास रहेगी। तो इस दोनों सिचुएशन में वो चाहते हैं कि इंडिया और जापान ऐसे देश बनकर के सामने आए जहां पर हम इस रीजन में शांति बनाए रख सकें, जो चाइना की जो असर्टिवनेस है और जो विदाउट रूल एंड ऑर्डर काम करने की स्ट्रेटेजी है उसको वो टक्कर दे पाए, और एक साथ एक बढ़िया दोनों देश डेमोक्रेटिक देश है तो आगे बढ़कर के अच्छा काम कर सके, ये इसमें वो कहना चाहते हैं। काफी कम फैक्चुअल डेटा है लेकिन स्ट्रेटेजी के तौर पे आप इसे पढ़ सकते हो। इसके ऊपर और स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पे क्वाड की बात करते हैं, हम पढ़ चुके हैं, क्वाड 22 की बात होती है, साथ ही साथ इंडो पैसिफिक जो बात हो रही है वो, और IPEF की बात हो रही है, काफी सारी चीजें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आर्टिकल आप जरूर पढ़ें, और क्योंकि लिखा अगर यहाँ पे जो रेफरेंस लिया गया है, राइटर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, तो उन्होंने अपनी कुछ ओपिनियन को इसमें रखा है, उसको पढ़ें और फैक्चुअल चीजें कलेक्ट करें अपने GS2 के एस्पेक्ट से, जहां पे IR वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कोई कमेंट हो तो पूछिएगा। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ तो गिव मी अ बिग थम्स अप, गिव मी अ कमेंट बैक, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस में।